फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग वेट कर रहे हैं, मुझे पता है कि आज हम एक वेबिनार जो है वो ज्योग्राफी के ऊपर लेने वाले हैं और डॉक्टर बीबी सिंह सर आज आपके बीच में लाइव हैं और आप लोगों को कोर्स से संबंधित भूगोल विषय से संबंधित जो है वो आपके बीच में वो चर्चाएं रखने वाले हैं। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी आप प्लीज उनसे जरूर कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप सॉर्ट आउट कराएं। जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं, यदि आपको कोई विशेष टॉपिक लगता है कि उसको लाइव क्लासेस के जरिए चर्चा के विषय में हम लोग ले सकते हैं, तो समय समय पे हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहते हैं। आप लोग पहले जरूर इस प्रोग्राम को पहले शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आप उनमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितने भी पेज आप लोगों ने लाइक कर रखे हैं या तो वहां पे यदि शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। ओके, हरिराम, राकेश, आप जितने भी बच्चों को जोड़ सकते हैं आप स्टूडेंट्स के बीच में, आप इसको स्ट्रीमिंग को जो है वो जरूर शेयर कीजिए। पहले शेयर कर लीजिए अपने जितने भी ज्योग्राफी के ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये क्लास जो है लाइव सेशन ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो भूगोल के जितने भी विद्यार्थी हैं आप अपने फ्रेंड्स के हितों को ध्यान में रख करके, अपने हितों को ध्यान में रख करके आप इसको शेयर कीजिए। जैनाराम जी नमस्कार, कैसे हैं? भूर सिंह जी गुड मॉर्निंग। हरिराम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग इसको शेयर करें। बीबी सिंह सर जल्दी आपके बीच में लाइव आ रहे हैं, आप शेयर कर लें इसको। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी है जरूर उसको मैसेज के द्वारा जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। यदि कोई विषय आपको विशेष लगता है कि उस पे हमें लाइव क्लासेस के सेशन के जरिए जो है आप तक पहुंचना चाहिए, या आपको वो टॉपिक क्लियर कराना चाहिए, या पढ़ने में या समझाने में या गाइडेंस में कैसे भी आपको आवश्यकता है, आप जरूर उसको यहाँ पे शेयर करें कमेंट्स के माध्यम से। शेयर करें, शेयर करें, इसको शेयर करें। जितना आप शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स सभी जुड़े हैं आपके साथ। जरूर उसको शेयर करें, इस स्ट्रीमिंग को शेयर करें। सर जल्दी ही आपके बीच में आ रहे हैं, इसको शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ें, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। जरूर आप जुड़िए, आपके फायदे के लिए है ये। बिल्कुल ये वेबिनार आपके लिए कोरोना काल को देखते हुए, चूंकि सेमिनार का आयोजन आपको भी पता है रिस्की है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, और समय के साथ चलना जो है एक बहुत बड़ी डिमांड है। तो इस डिमांड को पूरा करते हुए, गुड मॉर्निंग निखित, कैसे हैं आप? इस डिमांड को पूरा करने के लिए आज ऑनलाइन लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में हम जुड़ रहे हैं। इसको शेयर करें आप, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी आपकी क्वेरी है बच्चों जरूर पूछना सर से। सर आपके लिए ही हैं, आपके लिए समय दे रहे हैं, तो आप इन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। आपके लिए ये सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, आप इनका लाभ उठाएं। देर नहीं करते हैं, मुझे लगता है स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल, इसको शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, अदर स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, सभी इसका फायदा ले पाएंगे। मैं देर नहीं करूंगी, सर अब आपके बीच में लाइव आएंगे, तो 2 सेकंड में। जसवीर गुड मॉर्निंग बेटा, 2 सेकंड में सर आपके पास आ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखें, थोड़ी बहुत सूचना आपको प्रदान कर दी गई, और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, नेट जेआरएफ एकेडमी जियोग्राफी, और इस संदर्भ में नेट जेआरएफ जो एग्जामिनेशन होता है, सामान्य स्थिति में हम लोगों ने देखा और आप जानते भी हो कि वर्ष में 2 बार एनटीए के निर्देशन में ये आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में इनकी परिस्थितियां बदली हैं। यानी एग्ज़ाम का जो आयोजन है इसमें विचलन हुआ है, और ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता पीजीटी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामिनेशंस की बात हो रही है। अब देखो, यहाँ पर जो आज मैं आपके सामने इस वेबिनार के माध्यम से आया हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी जो प्रिपरेशन है वो एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हो और आप दिग्भ्रमित न हो। और हमारा आपके सामने इस प्रकार से आना
आपको पता है कि क्यों और किस प्रकार से प्रवृत्तियां बदल रही हैं। तो चूंकि आप भूगोल के विद्यार्थी हो और पर्यावरणवाद यानी इन्वायरमेंटलिज्म को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो, तो जो ये प्राकृतिक तत्व हैं और प्राकृतिक तत्वों की अगर बात करो, इसमें मानव की अगर हम बात कर लें तो यह सक्रिय तत्व है, सबसे सक्रिय तत्व माना जाता है। और अक्सर हम बात करते रहते हैं कि सबसे सक्रिय तत्व है, लेकिन इसमें विचलन भी ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है उसमें सबसे ज़्यादा विचलन भी देखा जाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तनशीलता एक स्वाभाविक तथ्य है, लगातार होता रहेगा, लेकिन इस परिवर्तनशीलता के जो पायदान है या स्टेप हैं वो किस तरफ लेकर जाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ अनिश्चित है। हम जब भी बात करते हैं, जैसे जब आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो जैसे शुरुआत आप करते हो, जब जेम्स हटन साहब के पास हम जाते हैं तो वर्तमान की बात, जो वर्तमान की बात है भूत के आधार पर करेंगे, या वर्तमान को देखकर भूत की बात करेंगे, भविष्य की बात तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो अनिश्चितताएं हैं, लेकिन इन्हीं अनिश्चितताओं के मध्य हमें अपनी स्थायित्व की खोज करनी है। स्थायित्व से तात्पर्य है कि अपने अस्तित्व की खोज करनी है कि मैं कहाँ हूं। अब ये संयोग है कि जो जिस शब्द पर ज़्यादा चर्चा होती है वो आपके संस्थान का नाम है, अस्तित्व नेट जेआरएफ एकेडमी। तो हमें अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है, तो जितनी भी विचलनशीलता हो, क्योंकि विचलनशीलता ने परिवर्तनशीलता एक स्वाभाविक पक्ष है प्राकृतिक पर्यावरण का, तो उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करना है। अब स्थायित्व प्रदान करना है तो किस रूप में हम करें, तो निश्चय रूप से हमें हमारी मूल जो आवश्यकताएं हैं वो मिलनी चाहिए। मूल आवश्यकता हमारी क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान या अन्य उच्चतर आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ सेवा करनी होगी। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें सर्विस चाहिए, सेवा चाहिए, जिसको सामान्य भाषा में क्या हम बोलते हैं, नौकरी चाहिए। आज के समाज में जो भौतिकवादी समाज है, इसमें ज्ञान का जो आधार है और परिप्रेक्ष्य है, सबसे पहले वो सर्विस की तरफ जाता है कि कुछ हम ज्ञान लें, उस ज्ञान के माध्यम से हम सेवा कर सकें, यानी हमें नौकरी प्राप्त हो सके। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, इस वेबिनार के बाद एक क्लास मैं लूंगा भूगोल का विकास, और भूगोल के विकास के क्रम में मैं आपको हर व्यवहारिक तथ्य को रूप कराने का मतलब उसको बताने की कोशिश करूंगा। अब सवाल यह कि हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी किस प्रकार से चाहिए। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, विश्व की जनसंख्या बढ़ती चली गई और संसाधन तो एक प्रकार से स्टैटिक है। यद्यपि संसाधनों में भी हमने अपने अनुसार भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संसाधनों में हमने क्षैतिज विस्तार भी किया, लंबवत भी किया, लेकिन इसकी एक निश्चित सीमा है। पूर्व काल की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन बहुत कम था, संसाधन ज़्यादा थे, लेकिन उनको संसाधन के रूप में हमने परिवर्तित नहीं किया। लेकिन जैसे भूगोल के विकास की दृष्टि से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो मानव था, भूगोल को या भूगोलवेत्ता भूगोल को समझाने की कोशिश कर रहा था, उस समय वर्णनात्मक विषय था। उसके बाद ये भूगोल मात्रात्मक प्रवृत्ति को स्वीकार किया, अपने आप में समाहित किया और वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ा। और जैसे वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ा, सिर्फ भूगोल ही नहीं, जो जो तथ्य हमसे जुड़े थे, यानी हमसे बोले तो मानव से, वो वैज्ञानिकता की तरफ बढ़े। हमारे पास बड़ी सुविधाएं आ गई, जनसंख्या में विस्फोट हुआ, और जो कुछ करोड़ जनसंख्या थी वो कुछ 100 हो गई। कहने का मतलब आज की बात करें तो लगभग 8 अरब जनसंख्या विश्व में होने जा रही है। और भारत जैसे बड़े देश की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़े देश हैं। अगर विश्व की बात करो तो दूसरे नंबर पर हैं। आने वाले दशक में हो सकता है कि हम प्रथम नंबर पर हो जाएं। यानी कहने का मतलब पहला पायदान हमें जनसंख्या का मिल जाए। लेकिन सवाल है कि जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन संसाधनों का जो हमने उपायोजन किया उसमें उस तीव्रता से वृद्धि नहीं हुई। जब मौलिक टॉपिक में हम जनसंख्या सिद्धांत माल्थस साहब का लेंगे या अनुकूलतम सिद्धांत पर आपसे बात हो करेंगे, तो वहां पर ये बातें और भी हम क्या करेंगे, विधिवत समझाने की कोशिश करेंगे। तो जनसंख्या बढ़ी, संसाधन नहीं बढ़ा, तो
मालसस साहब का एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रख दूं, मौलिक क्लास में जब हम आएंगे तो बात करेंगे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसका आशय क्या था कि प्रकृति की जो खाने की टेबल है उस पर अगर बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के आप पहुंचते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। तो जनसंख्या ज्यादा हुई, संसाधन कम है, तो हमें चाहिए, तो प्रकृति ने जो काम किया था या कर रही है, प्रकृति में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, डार्विनवाद में पढ़ेंगे भी, और यहाँ भी जो होगा, यहाँ पर क्वांटिटेटिव सिलेक्शन होता है। कोई संस्था होती है हमारी और आपकी सिलेक्शन करती है, और उस योग्य जब हम बन जाते हैं तो हमें संबंधित नौकरी या सर्विस हमें प्राप्त हो जाती है। तो लेकिन सवाल है कि जब हम प्रतियोगी विश्व में जाते हैं, जब प्रतियोगी विश्व में जाने की कोशिश करते हैं तो वहां परिस्थिति क्या होती है। तो प्रतियोगी विश्व में हम जाते हैं तो एक संस्था प्रतियोगिता के आयोजन करती है हर लेवल पर, हर स्तर पर, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अब एनटीए के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन जुड़ा हुआ यूजीसी से, तो लाखों बच्चे इसके द्वारा आयोजित की गई नेट की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ 100 या 1000 का होगा। तो कंपटीशन वर्ड है, तो कंपटीशन वर्ड में एक संस्था हो गई और दूसरा क्या हो गया, प्रतियोगी हो गया। अब संस्था को क्या चाहिए, संस्था को डार्विन के सिद्धांत को दिमाग में रखना, कोई भी संस्था हो या व्यक्ति हो, हम और आप भी हो, जब भी हम कोशिश करते हैं तो हमें सर्वोत्तम चाहिए, तो संस्था को सर्वोत्तम चाहिए। जब आप किसी कपड़े के दुकान पर जाते हो अपने लिए कुछ उससे संबंधित पहलू, मन कहने का मतलब वस्त्र लेने के लिए, तो आप भी चयन करते हो। खाने पीने की वस्तुओं का भी चयन हम करते हैं, रहने की वस्तुओं का भी चयन करते हैं, मकान कैसा होना चाहिए, सबकी आकांक्षा तो उच्च है, लेकिन उतना हमें पेमेंट देना पड़ेगा। तो चयन, तो वो संस्था चयन करेगी, और चयन का मतलब कि हमारा उद्देश्य है कि जब वो संस्था चयन के प्रक्रिया को अपनाए तो उसमें एक सीट हमारा होने, हम चयन, लेकिन वो संस्था जो है क्वांटिटेटिव लेवल की, मात्रात्मक है, उसमें संवेदनाएं आदर्श रूप से शून्य होती है, तो वो छटनी करेगी, और उसको जो कुछ लगेगा कि ये व्यक्ति या ये तत्व हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, उसका चयन हो जाएगा। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि लाखों लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसी तो कुछ थाउजेंड्स होती है नॉर्मल, जैसे ये इन कॉम्पिटिशन्स की बात करें, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, जहाँ जिस प्रकार से हो रहे हैं, तो वैकेंसी तो कुछ 100 या मान लो 2-3 हज़ार आ गई। अगर विषय संबंधित करते बहुत ज़्यादा आ गई तो 2-3 हज़ार नहीं तो 100+ में होती है, और 1000 से नीचे होती है, कभी कभी तो डबल डिजिट में ही होती है। और फॉर्म कितने भरे जाते हैं, लाखों, लेकिन चयन किसका होगा, कुछ लोगों का होगा। अब सवाल ये है कि हम लाखों लोग हैं, नौकरी सबको चाहिए, सिलेक्शन सबका होना चाहिए, लेकिन चयन तो भाई जितनी लिमिट्स है, जितनी सीमा निर्धारित की गई है संबंधित संस्था के द्वारा, चाहे वो बोर्ड हो या कमीशन हो, चयन तो उतने ही लोगों का होगा। अब उसमें सभी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन सवाल ये है कि सर्वोत्तम कौन है, उस जितनी भी प्रतिभाएं हैं प्रतियोगियों के रूप में, उसमें सर्वोत्तम कौन है, उसका चयन करेगी। अब सवाल ये है कि हमें सरवाइव करना है, जब हमें जीवन मिला है तो हमें सरवाइव करना है। तो सरवाइव करने के लिए हम बचपन से उन तथ्यों को सुनते आए हैं कि जीवन संघर्ष है। तो डार्विन के जब सिद्धांत की मौलिक अवधारणा को लेते हैं, जो कि जीवन के हर पहलू में सम्मिलित है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। अब अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन अस्तित्व किसका बचेगा ये कौन निर्धारण करेगा। तो अगर प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। अब नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो प्राकृतिक तत्व वो डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ बचेगा, और उसकी जो लैंग्वेज है डार्विन की, वहां पर उन्होंने दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। तो यहां भी यही है कि लाखों स्टूडेंट्स हैं, सीट कुछ है, कुछ नंबर में है, तो वहाँ बोर्ड के द्वारा या कमीशन के द्वारा चयन किया जाएगा,
और वो चयन उनको करेगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होंगे। तो ये तो काफी बड़ी समस्या है। जैसे 60-70 के दशक में आपने किसी के मुख से सुना होगा कि लोग ऐसा कहते थे या कहते हैं। तो 60-70 के दशक में क्या होता था, 50-60-70 तक मान लो ये दशक था कि जो सरकारी संस्थाएं थी लोगों को पकड़ पकड़ कर नौकरी देती थी, क्योंकि उस समय नौकरियां थी, लोग उतना नहीं थे या इच्छुक नहीं थे। अब स्थिति क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा जो भौतिकवादी विश्व है, यह जो है एक अजीब संक्रमण काल से गुजर रहा है। चाहने वालों की संख्या लाखों, लेकिन जिसे चाहते हैं उसकी संख्या बहुत कम। तो फिर क्या करें? सामान्य भाषा में किसी भी वैकेंसी के लिए या कहीं भी हमें सिलेक्शन लेने के लिए हमें प्रतियोगिता से गुजरना होगा। प्रतियोगिता, कंपटीशन होगा। अब सवाल है कि प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, बड़े लेवल पर हो रहा है या छोटे लेवल पर। तो इसको आप कहते हो, आपके समाज में कहा जाता है ये कंपटीशन बड़ा है, ये कंपटीशन छोटा है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता होती है और उसमें छटनी की प्रक्रिया होगी, और छटनी की प्रक्रिया के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो तत्व सबसे बेहतरीन है उसी को भी हम उठाकर रखेंगे। ये नियति है। अब सवाल ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि चलो सामान्य स्थिति में जो कंपटीशन होता था वो तो हमने देखा। अब जो फेज चल रहा है कोरोना फेज, कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पिछले साल से चला, और इस समय आज भी आपको पता है कि 1 लाख से ज्यादा केसेज आई। जब 1 लाख से ज्यादा केसेज आई तो हर जीवन का जो प्रतिरूप है, जीवन की प्रक्रिया का जो प्रतिरूप है, सब परिवर्तित हो रहा है और हमारी मजबूरी है। यहां जब इन्वायरमेंटलिज्म आपको पढ़ाऊंगा या आपने पढ़ा भी होगा, तो जहां लिखा ना कि पर्यावरण क्या बोलता है, प्रकृति पर्यावरण बोलता है, प्राकृतिक पर्यावरण की मनुष्य प्रकृति का दास है। आज देख लो, यद्यपि हम कर रहे हैं लेकिन हम मजबूर हो गए। तो हमें जैसी प्रक्रियाएं हो रही उसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा। नौकरियों की संख्या कम हो रही है। जो एग्जामिनेशन जैसे नेट जैसे एग्जामिनेशन में काफी विचलन देखा जा रहा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, सामग्री की कमी है। तो फिर हम क्या करें? अक्सर मैं विगत कुछ महीनों से इस एक प्रवृत्ति का, मतलब कहने का तात्पर्य कि एक ऐसी प्रवृत्ति स्टूडेंट्स के सामने से हमारे सम्मुख आ रही है जिसकी विवेचना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम मान लो सैकड़ों स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसी बातें की कि सर क्या करें, परिस्थितियां बदल रही हैं। एक तो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, सबकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, डिप्रेस्ड हो गई। डिप्रेस्ड का शब्द मतलब कि ये कम नहीं हो, डिप्रेस्ड हो गई। पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी डिप्रेस्ड है, अवसाद का शिकार हो रही है। तो बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। तो इनके लिए अब आपको क्या करना होगा? तो कोरोना से पहले यानी प्री कोरोना फेज की जो प्रिपरेशन का मैनर आपका था, और जो ड्यूरिंग कोरोना चल रहा है, अभी आफ्टर तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि अभी चल रहा है, उसमें हमें क्या करना होगा? हमें सरवाइव करना है तो हमें रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, और जितनी भी उच्चतर आवश्यकताएं सब चाहिए। तो हम क्या करें? तो सवाल ये है कि हमें जो भी कंपटीशन, जो भी बॉडी ऑर्गेनाइज करा रही है, उसमें हमें सेलेक्ट होना है। और परिस्थिति ये है कि इधर लाखों लोग हैं, लाखों की भीड़ लगी हुई है और वैकेंसी के नंबर बहुत कम है। तो हम क्या करें? एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सांचा है, ढांचा है, उसमें फिट करना होगा। कहने का मतलब जो सामान्य भाषा में आप बोलते हो, आई एम द बेस्ट, मैं ही सबसे उत्तम हूं। लेकिन उस उत्तम का या सर्वोत्तम या द बेस्ट का जो सांचा है, उसमें आप अपने आप को फिट करो। तो कैसे फिट करोगे? तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो देखो, आज मैं आपकी परिचर्चा को कंसंट्रेट कर रहा हूं नेट जेआरएफ के ऊपर। नेट जो एग्जामिनेशन आपका सामान्यतः
वर्ष में 2 बार होता था, अभी विचलन देखा जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो इस प्रवृत्ति में हमें क्या करना है? तो हमें जब भी आप कहीं जाते हो, सामान्य परिस्थिति में भी, जिस शादी विवाह का माहौल हो, आपके घर में शादी विवाह किसी मेंबर का हो रहा हो या कोई और भी फंक्शन हो, तो आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। और ये तो बहुत बड़ा एक प्रयास है। तो हमें उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता वाला जो सांचा है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने फिट किया कि इस सांचे में जो फिट होगा उसको मैं अपने पास कर लूंगा, जो नहीं फिट होगा उसको बाहर कर दूंगा, यानी छटनी कर दूंगा। तो आपको फिट होना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सुनियोजित प्रयास, वेल प्लान्ड एफर्ट करना होगा, सुनियोजित प्रयास। अब इस परीक्षा के संदर्भ में जो एग्जामिनेशन आपका नेट जेआरएफ के अंतर्गत आ गया, नेट का जो एग्जामिनेशन होता, उसमें आप प्रयास क्या करोगे? अब जिन तथ्यों पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से आप सुने और अपने जो आपके स्टडी का क्यूरिकुलम है, जो आपका समय चक्र है, जो उसमें इसको फिट करने की कोशिश करना। जो नए बच्चे हैं, जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, या जो लोग पहले से शुरुआत कर चुके हैं, किन्हीं कारणवश वो उस सांचा में फिट नहीं हो पाए जहां से वो जेआरएफ और नेट हो जाए, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। मेरा ये मानना है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है पढ़ने में, बस उसके तरीका में अंतर होता है। तो जो वेल एफर्ट है, कहने के मतलब वेल प्लान जो एफर्ट है, सुनियोजित प्रयास है, उसको मैं 6 श्रेणी में बांटकर आपको समझा रहा हूं। और इसको यदि आप लागू कर लेते हो अपने अध्ययन के दौरान, तो कोई भी एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करो, उसको इजिली आप क्वालिफाई कर जाओ। तो पहला जो मैं भाग ले रहा हूं इस वेल प्लान्ड एफर्ट का, कहने का मतलब सुनियोजित प्रयास का जो पहला पहलू है वो क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आप जानते हो, लेकिन आप क्या करते हो? उसको अपनाते भी हो, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं रहती है, उसमें बहुत ज्यादा आप विचलन कर देते हो। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो सारा कुछ आपको देता है, मेडिसिन दे दिया, बोला कि समय से खाओ, लेकिन हम क्या हैं? उसमें विचलन कर देते हैं। जब विचलन करते हैं, तो थोड़ा भी अगर विचलन हो गया या परिवर्तन हुआ, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो सबसे पहले सुनियोजित प्रयास के अंतर्गत आपको क्या करना है? तो जो नए बच्चे हैं वो तो ठीक है, जो पुराने बच्चे कहने में पहले से तैयारी करें, वह भी इसको रिकंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखो, हालांकि आप जानते हैं। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लिया कि जो परीक्षा आपकी हो रही उसका प्रतिरूप क्या है, और प्रतिरूप में जो पेपर निर्धारित किया गया उसका तात्पर्य क्या है। तो जैसे प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर, पहले जो जैसे ज्योग्राफी है या इससे संबंधित जो सब्जेक्ट थे, इससे समानार्थी, जैसे इतिहास ले लिया या दर्शन शास्त्र ले लिया या पब्लिक एड, पॉलिटिकल, तो इसमें जैसे देख लिया, तो उसके सिलेबस को आपको देखना है। तो ये पहले 2 पेपर हुआ करते थे, अब 1 पेपर कर दिया। तो प्रथम प्रश्न पत्र की स्थिति, प्रथम प्रश्न पत्र पर जिसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा आपसे, ठीक? उस पर किसी दिन अलग से आपसे बात होगी। यहां बात हो रही है ज्योग्राफी की। तो 100 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, पैटर्न जान लिया। और दूसरी चीज आपके लिए खुशखबरी ये है, आप जानते हो, खुश भी हो जाते हो कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए फायदा भी है, इनडायरेक्टली नुकसान भी है। फायदा इसलिए है कि आपको टेंशन नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर प्रकृति आ जाती है, किसका भाग्य किसका दुर्भाग्य। जैसे आपको 55 क्वेश्चन आ रहा है, बाकी सारे ही क्वेश्चन कर दो, अक्सर लोग करते हैं। और आपने जब 55 के बाद जो 45 क्वेश्चन आपने किया, आपका 20 सही हुआ, किसी का 30 सही हो जाए, तो वो भाग्य के ऊपर निर्भर है। अगर माइनस मार्किंग होती तो एक्यूरेसी आ जाती। तो खैर, पैटर्न आप जान गए। अब इसके बाद आपको सिलेबस देखना है। अब सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करें।
इसके बाद आप क्या करोगे, इसी चरण में, प्रथम चरण की ही मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप क्या करोगे कि जो बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, अब तो आपके कई प्लेटफार्म है जो उन पर ऑनलाइन उपलब्ध है, वहाँ से भी ले सकते हो। तो उनके नेचर को देखिए, क्वेश्चन पेपर का नेचर क्या है, उसमें आने वाले प्रश्नों का नेचर क्या है, प्रकृति क्या, किस प्रकार से पूछे गए। तो विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का सिर्फ आप अध्ययन करो कि क्वेश्चन कैसे आया, किस प्रकार से आया, और उसकी एनालिसिस करो कि ऐसे ऐसे परिवर्तित हुआ। तो ये पहला चरण आ गया। अब इनमें जैसे मान लो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, जैसे भूगोल की हम बात कर ले, तो मेन मेन पॉइंट हमने लिया। 10 यूनिट्स हैं आपके पास। देखिए, जियोमार्फोलॉजी यानी जियोमार्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान, फिर इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान, एनवायरमेंट ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल, फिर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जनसंख्या तथा अधिवास भूगोल, इसके बाद जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, और जो 7वीं यूनिट है कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। इसके बाद है 8वीं यूनिट जो आपकी है ज्योग्राफिक थॉट, जिसको आप भौगोलिक विचारधारा के नाम से जानते हैं, भौगोलिक चिंतन। इसके बाद जियोग्राफिकल टेक्निक्स भौगोलिक तकनीकियां, इसमें मानचित्र कला विज्ञान और सांख्यिकी दोनों को समाहित किया है, काफी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ने भारत का भूगोल। तो ये 10 यूनिट हैं। अब 10 यूनिट से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो बैक ईयर के जब प्रश्न पत्र को आप देखते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि यूनिट वाइज क्वेश्चन की डायनेमिक्स क्या है, कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। अगर सामान्य रूप से हम देखें तो प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन बनने चाहिए, लेकिन इसमें विचलन देखा जाता है। लेकिन इसमें क्या देखा जाता है, विचलन देखा जाता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देख, पैटर्न आपको पता है, सिलेबस को देखें, बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखें और उसकी एनालिसिस करो, अपने मस्तिष्क से एनालिसिस करें। दूसरे का सजेशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप जब ग्रेजुएशन के बाद भी हो सॉरी ग्रेजुएशन के बाद कहने का मतलब जैसे आपने स्नातक पूरा किया, पर स्नातक में आप जा रहे हो, स्नातकोत्तर में, तो जैसे आप पीजी लेवल पर गए तो आप में बच्चों इतनी कैपेसिटी है, आप अपने पर विश्वास करो। अभी अगले सेक्शन में बात करूंगा कि आप में कितनी कैपेसिटी है। बस आप मौलिकता की पहचान करने की कोशिश करो कि आप मौलिक हो, आपका ज्ञान किसी से कम नहीं है, तो आप खुद उसकी एनालिसिस कर लोगे। अब इसके बाद दूसरे चरण में हम आते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हो, प्रतियोगिता की, कहने का मतलब जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसमें क्या देखा जाता है कि आप सजेशंस लेते हो, और ज़रूरी भी है। तो इस सजेशंस को कई भागों में बांटने वाला हूं और इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देना। अक्सर आपसे पहले दौरान जो सजेशन होती है, पहले लेवल पर, वहां आप गलती करते हो। आप इस समाज की प्रवृत्ति को समझते हुए गलतियां कर देते हो। सबसे पहले आप जाते हो अपने तथाकथित सीनियर पर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास नहीं हुए, एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब बाकी जो बच्चे मान लो सेमिनार में पास नहीं हो तो उसको अन्यथा न लेना, आप भी अपने आप को चेंज करो। मैं हकीकत की जो परिस्थिति है, कहने का मतलब हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो सो कॉल्ड सीनियर्स के पास चले गए। अब उससे आप सजेशन मांगते हो, प्रथम पेपर से लेकर द्वितीय प्रश्न पत्र तक, यानी प्रथम प्रश्न पत्र से द्वितीय प्रश्न पत्र तक कि इसमें हम कैसे सफल हो। और आप सजेशन उससे मांग रहे हो जो परीक्षा में फेल हो चुका है। तो ये व्यक्तिगत स्वभाव है या पर्यावरणीय तत्वों का स्वभाव है कि जब ये व्यक्ति हमारा सीनियर हो गया तथाकथित और ये एग्जामिनेशन में पहले से ही फेल हो चुका है, तो वो ऐसा सजेशन कैसे दे पाएगा कि आप पास हो जाओ। अगर इसके पास एक्सपीरियंस भी है तो वहाँ पर वाद आता है। वाद मतलब द्वैतवाद की बात कर लो कि ये क्यों चाहेगा कि इससे पहले आप निकल जाओ। तो कहीं ना कहीं वहाँ लैक होता है, गैप आ जाता है। आप उनके कहने पर जब आगे बढ़ते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित करेंगे,
ये निश्चित रूप से होता है, क्योंकि उसके मन में डर है कि वो अपना एक्सपीरियंस आपको पहले ही शेयर कर दिया, तो इससे पहले आप पास हो जाओगे। जब आप पास हो जाओगे तो उस समाज में फिर एक लेवल होता है जिसको आप इज्जत के नाम से बोलते हो, क्या हो गया। तो उनके दिमाग में ये बातें होती हैं और आप भी यही सोचते हो। फिर इसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास जाते हो, जो कैंडिडेट सफल हो गए। तो देखो, मैंने कई जगह अपने जीवन काल में महसूस भी किया टीचिंग लाइफ में कि मेरे ही क्लास में जो सफल स्टूडेंट है, जो नए बच्चे उनको कैसे दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसका कारण ये है कि हम, जैसे पहले बोला ना, कि हम वाद में फंसे हुए हैं। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद। अगर एक ही धर्म, एक ही जाति के, फिर भी हमारे में ये होता है कि ये कैसे आगे जाएगा। तो वहाँ भी क्या होता है, कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। इसलिए मैंने पहले सेक्शन में बोला कि अपने आप पर विश्वास करो, आप में इतनी कैपेसिटी है। अगले चरण में इस कैपेसिटी की भी बात मैं करूंगा। आप सब कुछ कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। तो यहाँ आपको अब सजेशन दिया जा रहा है कि आप जब प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो और कंपटीशन वर्ल्ड में इंटर कर रहे हो, कहने का मतलब प्रतियोगिताओं के विश्व में यह एक रण क्षेत्र है, तो उसके लिए तो भाई प्रोफेशनल्स की ज़रूरत आपको होगी। तो आप सीधे किसी भी प्रोफेशनल्स के पास जाओ जो वास्तव में मात्रा नहीं गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ऐसे कार्य को अंजाम दे रहा है। अब जब प्रोफेशनल्स के पास जाते हो तो वहां भी वर्तमान में दो सिनेरियो दिख रहा है। कुछ प्रोफेशनल संस्थाएं हैं जो मार्केट पर और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ऊपर जा चुकी हैं। यद्यपि मैं भी मार्केटिंग करता हूं, मैं भी एडवर्टाइजमेंट करता हूं, तो आप खुद उसको डिसाइड करो। तो मार्केट और एडवर्टाइजमेंट पर बहुत आगे चले गए, तो वहां मात्रा से मतलब है, गुणवत्ता से नहीं। पेपर में ऐड आ जाते हैं, मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूं। जब उस लेवल पर कोई भी पहुंचता है तो वही करता है। ये ऑफर आ गया, शायद मेरे तरफ से भी जाता हो, लेकिन उसमें अंतर होता है। ये ऑफर आ गया 20,000 का कोर्स 200 रुपए में। आप खुद इमेजिन करो भाई, वो मात्रा को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे मेरा 20,000 का कोर्स ले रहे हो तो एक लेगा और वो 200 में लाखों बेच देंगे। क्योंकि ये प्रवृत्ति है, हमारे मानव समाज की ये प्रवृत्ति है कि हम उस पर जाते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन दिखने वाला जो प्रवृत्ति है उसमें छद्मता ज्यादा है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकेंड। आप एक सामान्य सा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, कई एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो जो भौतिकवादी वस्तुओं को बेचते हैं। बेसिकली ऐसे सौंदर्य प्रसाधन सामान में भी जो वस्तुएं आती हैं उनमें देखते हैं। जैसे मान लो मेरे सर पर बाल नहीं है, ये हंसने वाली बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है, और नहीं है तो अच्छा है, कई मुसीबतों से मुझे छुटकारा मिल गई। क्लियर? तो कहा जाता है कि मार्केट में एक शैम्पू आया या कोई मेडिसिन ऑयल वगैरह आया, शाम को लगाया, सुबह बाल आ जाएगा, और वो खूब बिक जाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं, तो जो दिखा वो बिका, क्योंकि हमें जरूरत है जल्दी जल्दी अपने आप को अनावश्यक प्रदर्शित करने के लिए। इसी तरह से एक एडवर्टाइजमेंट और है, मैंने देखा है कि एक बड़ी सा 4 व्हीलर है, ट्रक जैसा, वो कीचड़ में फंस गया, वो निकल नहीं रहा है, उसका इंजन शायद उतना कैपेसिटी वाला नहीं है, तो लोग धक्के लगाते हैं, जैसे आप जानते हो, फिर भी नहीं निकलता है। लेकिन तब तक अचानक क्या होता है कि एक लड़की आती है, पतली दुबली सी, स्मार्ट सी, और उसके बाल थोड़े लंबे हैं, बाल से ट्रक को बांधती है और उससे वो पूरे ट्रक को खींच देती है, और वो शैम्पू खूब बिकता है। क्या है वो हकीकत है कि उस शरीर जो बालिका है उसके बाल में इतनी मजबूती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, और वो शैम्पू खूब बिकता है। तो यही स्थिति भाई, जो मार्केटिंग बेस्ड या जो मात्रा पर विश्वास करके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हमारे पास आ चुके हैं और वो आगे जा रहे हैं। हो सकता है एक दिन में वो 10-10 लाख कोर्स बेच देते हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। तो वहाँ आप खुद डिसाइड करो कि क्या कर रहे हो। हाँ, उनमें
इकोनॉमी है, कहने का मतलब कि 20,000 का कोर्स 200 में बिक सकता है, 2,000 में मिल सकता है और वो जल्दी जल्दी आपको करा देंगे। तो आप तो टाइम पास करने पर की प्रक्रिया में फंस गए। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि जब किसी भी प्रोफेशनल्स के पास जाते हो तो जो क्वालिटी को महत्व देते हैं, जो आपकी अर्थ को महत्व देते हैं कि बच्चा मेरे पास आ गया तो मेरा बच्चा है और उससे मेरा एक अजीब सा इनफॉर्मल रिलेशन हो गया और उसमें क्या होगा कि उसको मैं पढ़ाऊंगा तो वो जो टीचर होता है, जैसे मेरे जैसा टीचर है, तो ये सोचता है कि बच्चा क्वालिफाई कर दे और क्वालिफाई करने के बाद कभी मुझसे मिलेगा तो मेरा सर क्या होगा, फक्र से ऊंचा हो जाएगा। तो ऐसे प्रोफेशनल्स को पकड़ो, कोई भी आपके पास प्रोफेशनल हो उसके पास पकड़ो कि उसकी जो पूरी प्रवृत्ति आपके सिलेक्शन के ऊपर निर्भर है। तो एक तो आपको सजेशन दूसरे चरण में ये कि सजेशन अगर कहीं नहीं जाते तो खुद अपने दिमाग को अप्लाई करो, क्योंकि भौतिकवादी समाज है, आपका सगा आपका नहीं है। वो हर जगह क्या करता है कि दूसरे को कहा जाता है ना, चपत लगाने वाली क्रिया में वो संलग्न है। तो आप खुद अपनी बात करो। क्लियर। अब इसके बाद तीसरे चरण में मैं आ रहा हूं कि जो भी सिलेबस आपका है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटो, ओशनो, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रीजनल प्लानिंग, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक मीन्स कार्टोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब आपको कंसंट्रेट करना है कि आप टेक्स्ट बुक पर जाते हो या गाइड पर जाते हो। तो गाइड तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। गाइड ठीक है, कलेक्शन अच्छा होता है गाइडों में, लेकिन वो आत्मघाती एक प्रयास होता है। कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी संबंधित टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, इनसे संबंधित सिर्फ एक अथेंटिक बुक लो। एक अथेंटिक बुक लो और उस बुक को 10-10 बार पढ़ो। ये नहीं कि 10 बुक्स ले लो, जैसा कि आपकी क्या है आदत है। आप मार्केट में चले जाते हो, इस पब्लिकेशन की ये नीले कवर वाली, पीले कवर वाली, लाल कवर वाली आई, सब लेकर आ गए और पढ़ते कहीं। तो एक टेक्स्ट बुक को लो, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, आपको पता है डॉक्टर समिंदर सिंह की किताब सबसे अच्छी आती है, जबकि विचलन उसमें भी हो सकता है, तो उसको कई बार पढ़ो। क्लाइमेटोलॉजी में भी समिंदर सिंह हैं, DS लाल साहब हैं, तो जो भी अच्छा लगे उसको आप ले लो। ओशनोग्राफी में भी, इन्वायरमेंट में भी, तो जो भी है इनकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक अथेंटिक बुक लो, उसको पढ़ो, गाइड के पीछे मत भागो। देखो गाइड्स में क्या होता है कि उस कलेक्शन तो हो जाता है, आपको क्या चाहिए, शॉर्टकट। तो उसमें क्या होता है, वो कलेक्शन मिल जाता है। और गाइड वाले जो पब्लिकेशन है, कहने का मतलब जो गाइड को प्रिंट करते हैं पब्लिकेशन, वो बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं कि गाइड में जो टॉपिक दिया गया है, जैसे मान लो जियोमॉर्फोलॉजी का कोई टॉपिक दिया गया, कोई भी टॉपिक आप ले लो, मान लो ओरोजेनेसिस ले लिया, पर्वत निर्माण, तो पर्वत निर्माण से विगत वर्षों में करीब 10 वर्षों में जितने क्वेश्चन आए हैं, उनको पहले उनमें क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज डाल देते हैं। तो आपको लगता है कि सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन दिमाग में ये रखो कि आगे क्या आएगा, वो गाइड के पहुंच के बाहर है। सामान्यतः क्या होता है कि जैसे मान लो UGC नेट की मैं बात करूं, तो मान लो JRF की मेरिट 70% तक गई, इससे ऊपर तो कभी गई नहीं। 70%, 70 क्वेश्चन यदि आप करके आते हो तो आप JRF हो गए। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि नॉर्मली अगर 70 मेरिट जा रही है JRF की, तो 50-55 क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं जो सीरियस है। लेकिन 55 से 70 पहुंचने में गाइड कभी भी सहायता नहीं करेगी। जब भी करेगी वो टेक्स्ट बुक करेगी और साथ में मैपिंग की प्रक्रिया। तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि गाइड की जगह बुक ले। अगर मुझसे जुड़ते हो कोई बात नहीं, अगर आप अपने कर रहे हो अपना नोट्स बनाओ और बैक ईयर के पेपर देखकर उससे अपना काम करो। तो गाइड को हमेशा अवॉइड करना, और टेक्स्ट बुक भी लेना तो एक टेक्स्ट बुक लो और उसको 10 बार पढ़ो। 10 मत लो। आप क्या करते हो, किसी टेक्स्ट बुक में मान लो 99 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कई बुक लेकर आते हो।
तो वो आपकी गलती है। इस कंपटीशन वर्ल्ड में स्ट्रेटजी सबसे महत्वपूर्ण होती है। 10 बुक लेकर आ गए तो उसमें कंफ्यूज रहोगे, तो एक क्वेश्चन तो आप ढूंढ लोगे लेकिन 99 को आप लैग कर दोगे, तो ये कतई नहीं करेंगे। इसके बाद चौथे चरण में आपके जो अध्ययन का क्रम है, साइकिल, उसको निर्धारित करो कि एक दिन में कितना पढ़ सकते हो, पूरे वीक में कितना पढ़ सकते हो, एक महीने में कितना पढ़ सकते हो, पूरे सेशन में कितना पढ़ सकते हो। लेकिन जो भी आप निर्धारित कर देते हो उस पर आप परसिस्ट रहो। 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, अब कोई बोले कि मैं 18 घंटा, तो 18 घंटा कोई नहीं पढ़ता। मैक्सिमम आपकी ये 24 घंटे में जो स्टडी का ड्यूरेशन हो सकता है वो 10 से 12 घंटा। तो एक दिन में 10 से 12 घंटा अगर आप पढ़ लेते हो या 5-6 घंटे भी पढ़ते हो, अलग अलग की ग्रैबिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जैसे आप उस टारगेट को कंप्लीट कर लेते हो, तो मंडे टू फ्राइडे तो आप जमकर पढ़ो। सैटरडे और संडे, सैटरडे को फिर आप रिवीजन कर लो और संडे को उससे संबंधित कुछ टेस्ट पेपर आपके पास हो उसको सॉल्व करो और स्व मूल्यांकन करो कि किस प्रश्न में क्या गलती हुई। और ये 3 तरीके से आप कर सकते हो कि जो भी प्रश्न आया, शायद उस पक्ष को आपने पढ़ा नहीं तो उसको कैटेगरी ए में रखो। दूसरा ये आ गया कि आपने पढ़ा लेकिन उत्तर नहीं आ रहा। तीसरे में ये हो गया कि जानते हुए उत्तर आपने गलत की, जैसा कि एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर आप करते हो। और एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलते हो तो अपने सर पर ऐसे करते हो कि ये मैं तो जानता था लेकिन नहीं कर पाया। तो ये गलतियां, तो उस स्वयं मूल्यांकन करके अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। अगर इस क्रम से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी जो स्टडी है वो हेल्दी स्टडी है। क्लियर? इसके बाद अब सवाल ये हो गया कि इस कंपटीशन वर्ल्ड में सबसे पहले आपके साथ समस्या ये है कि मार्केट में या आपके पास पूरी लाइब्रेरी है। तो जो 5वां चरण है इसमें मैं आपसे ये बात करने चाह रहा हूं, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है। पहले, व्हाट टू बी रीड, क्या पढ़ना है, ये आप डिसाइड करें कि आपको पढ़ना क्या है। यही कारण है कि जब मैं सिलेबस में कोई भी पाठ्यक्रम की कोई भी यूनिट में उठाता हूं, उसमें सब यूनिट, तो टॉपिक लिखने के बाद सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। अगर ये आप डिसाइड कर लेते हो टॉपिक वाइज कि हमें यही पढ़ना है, ये इसी का अध्ययन करना है, तो 25% आपका काम हो गया। दूसरे नंबर पर होता हाउ मच रीड, कितना पढ़ना है। अब इसमें देखो 2 तरह के लोग हैं, शायद इस कैटेगरी में हो तो जल्दी बाहर निकलो। कुछ बच्चे अनावश्यक पढ़ते हैं। आपके समाज में आपने देखा होगा कि आप अपने कमरे पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी तरह से, एक आपका सो कॉल्ड फ्रेंड आया, वो बोला कि ये तथ्य कहाँ है, तो उस तथ्य से मतलब आपका नहीं, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निरर्थक है, लेकिन वो आके आपसे पूछ देगा, क्योंकि न तो वो आपके सिलेबस में है न आपके पैटर्न में, फिर भी उसके पीछे आप भागोगे और वो रोज आकर आपसे पूछेगा। अब फिर हाउ मच वाली स्थिति क्या हो जाती है, वेरी मच हो जाती है। कितना पढ़ना है आपको। तो बैक ईयर के जब क्वेश्चंस पेपर आप देखते हो तो उसके इर्द गिर्द ही रहने की कोशिश करो। इसके बाद है हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाए, या हाउ टू स्टडी, किसी भी तथ्य को कैसे पढ़ा जाए। तो भूगोल देखो, भूगोल के प्रत्येक पहलू संकल्पनात्मक भी हैं, संकल्पनात्मक से ज़्यादा व्यवहारिक हैं, और व्यवहारिक के साथ साथ तथ्यात्मक भी। हमें क्या करना है, जब भी कोई टॉपिक को हम उठाते हैं तो सबसे पहले उसकी संकल्पना क्या है। आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि कोई एक और क्लास लूंगा इसी तरह से, जिसमें आपको संकल्पना, परिकल्पना और सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य को समझाऊंगा। संकल्पनाएं कभी बदलती नहीं और संकल्पनाएं बेसिक होती हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, बड़े बड़े से टेक्नोलॉजी में भी आप संकल्पना देखो ना, तो हमारे आसपास के वातावरण से है। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा,
आपके घर में एयर कंडीशन होगा, आपके घर में फिल्टर होगा, वाटर फिल्टर, ये सब कुछ आसपास के माहौल को देखकर बनाए गए। तो संकल्पनाएं क्या होती है? सामान्य होती हैं। हाँ, उसकी गत्यात्मकता जो होती है वो वैरी करेगी। तो इसको आपको समझना है और साथ में उसको समझना है, समझने के साथ साथ उसको सीखना, हाउ टू लर्न। अब हाउ टू लर्न शब्द मैंने इसलिए ले लिया कि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको सीखना भी पड़ेगा कि जैसे तापक्रम व्युत्क्रम को आपको पढ़ाना है, टेम्परेचर इन्वर्जन को पढ़ाना है, प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ाना है, तो प्लेट टेक्टोनिक मोमेंट को पढ़ाना है, डायरेक्ट आप शुरू कर दो, नहीं। उसके लिए कुछ व्यवहारिक एस्पेक्ट आपको लेना चाहिए, जो कि बाद में आएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी आपकी समस्या है, हाउ टू रिमेंबर। हाउ टू रिमेंबर, कैसे याद किया जाए, तो इस पर मैं बात करूं अभी। आप सब कुछ याद कर सकते हो, बस आप में स्थिरता होनी चाहिए। अक्सर जो सामान्य क्लासेस चलती थी अब तो नहीं चल रही हैं। अब देखो कब ये फेज आगे जाता है, तो स्टूडेंट्स की यही शिकायत होती, सर याद नहीं होता। मुझे सब याद है, आपको क्यों नहीं है? मैपिंग के जितने भी तत्व ले लो, सारे मुझे याद हैं, भौतिक भूगोल से लेकर सारा तक। आपको क्यों नहीं याद है? क्योंकि आप उसकी ज़रूरत नहीं समझते। मैं उसकी ज़रूरत समझता हूँ, उससे मेरी रोजी रोटी चलती है। आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए भी याद करना ज़रूरी है। और आपको ज़्यादा है क्योंकि परीक्षा हाल में आप जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ रख कर कुछ देख देख कर पढ़ा दूँ, लेकिन नहीं, आपको ये करना है। तो रिमेंबर क्यों नहीं होता? इसलिए बेटा कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। फिल्म देखते होगे, 3 घंटे 2.5 घंटे की मूवी होती है, उस मूवी में कितने वर्ड्स आते होंगे? दसियों हजार। बिना किसी प्रिपरेशन के आप उस मूवी को देख कर आते हो। एक्टर एक्ट्रेस और कैरेक्टर एक्ट्रेस के सारे मूवमेंट आपको याद हो जाते हैं, सारे उनके डायलॉग्स याद हो जाते हैं, सारे सारे उनके गाने याद हो जाते हैं। इसलिए याद हो जाते हैं कि बिना टेंशन को उसको आपने देखा, उसमें इन्वॉल्व हो गए और कर लिया। तो वो मूवी आपको रोजगार नहीं देगी, लेकिन जब आप कुछ तथ्य को पढ़ते हो, कुछ प्रवृत्ति को पढ़ते हो, प्रवृत्ति को जब पढ़ते हो तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। चाहे वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पढ़ो, खुद समझो कि मैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हूं। डेविस या पेंग के सिद्धांत को पढ़ते हो तो खुद सोचो कि मैं हूं, मैं इस तरह से कर रहा हूं। तो जब आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो याद हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पेपर को आप एग्जामिनेशन हॉल की तरह कंटिन्यू करने की कोशिश करो। कहने का मतलब हल करने की कोशिश करो। तो ये सारी बातें आपको करनी होगी। इसके साथ साथ मेरे साथ अगर आप आते हो तो मैं क्या करता हूं, तो देखो जो भी टॉपिक हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तक, प्रत्येक टॉपिक के उप टॉपिक को लिया जाएगा और मैं 4 पहलुओं पर चलूंगा। पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक, जो टॉपिक है उसका सामान्य संकल्पना क्या है उसकी बात मैं करूंगा। फिर डायनेमिक एस्पेक्ट, जो उसकी गत्यात्मकता है, कैसे परिवर्तन हुआ। इसके बाद जो व्यवहारिक तथ्य है उनको जोड़ूंगा। इसके बाद फैक्ट, कहने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, डायनेमिक एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड द फैक्चुअल एस्पेक्ट्स। सामान्य संकल्पना, गत्यात्मक व्यवहार, इसके बाद व्यवहारिक तथ्य और तथ्यात्मक तथ्य, जिसको आप फैक्ट करते हैं, वो पूरा का पूरा करूंगा। साथ में क्लासेज में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पढ़ाने की स्टाइल है यूट्यूब वाली नहीं। चिल्लाते हैं ना, दोस्तों फ्रेंड्स, ये कर लो वो कर लो, वो सब नहीं चलेगा मेरे पास। मैं आराम से आपको पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक 15 मिनट का 45 मिनट में पढ़ाऊंगा। मैं ये सोच कर कि मेरे सामने आप बैठे हो और मेरी नज़र सबसे कमज़ोर बच्चे पर होती है कि जिसको ना आ जाए। टॉपर्स को तो कोई भी टॉप करवा देगा, लेकिन मेरा चैलेंज है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ पढ़ना लिखना आता है, उसको मैं टॉप करवा दूंगा। ये मेरी अवधारणा है, बाकी परिश्रम आपको करने।
अब इस तथ्य में हमें क्या करना है कि आप अगर मुझसे जुड़ते हो इस माध्यम से भी, तो यहाँ तथ्य ये आता है कि आपकी एनर्जी और हमारी एनर्जी का समायोजन होना चाहिए। जब दोनों का समायोजन होगा तब एक अच्छा सा संश्लेषण होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपकी जो कमी है उसको मैं समझूं और उसको फुलफिल करूं। तो जब आप अपनी कमी बताओगे तो उसको मैं फुलफिल करूंगा। जब फुलफिल करूंगा तो एक अच्छा संश्लेषण होगा, और संश्लेषण होगा तो इस प्रतियोगिता में आप सफल हो जाओगे। जो क्लास मेरी होगी 4 फोल्ड होती है। एक बार आपको समझाता हूं, फिर बोर्ड पर लिख कर दिखाता हूं, फिर उसको बोलूंगा, फिर क्वेश्चन के अनुसार आपको समझा दूंगा। तो 4 फोल्ड में तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। जो सिचुएशन है क्लासेस की, ये बात तो मैं करूंगा 4 फोल्ड में, लेकिन यहाँ 4 फोल्ड और सेक्शन है। क्लास होगी नंबर 1, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट दिए जाएंगे, और लास्ट में एक समरी बुकलेट दूंगा। और जितने भी तथ्य हैं उनको मैप से भी मैं समेटने का प्रयास करूंगा, और आपकी अलग से एक मैपिंग की क्लासेज होगी, जो कि हमारी क्या है, आदत सी है कि शुरू में मैप करवाऊंगा, फिर इसके बाद क्लासेस होगी। इस तरह से ये प्रक्रियाएं होंगी। देखो, मैंने ये पहली बार ये कोशिश किया है, और अच्छा मुझे ये फील भी हो रहा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तो ये नेट की बात मैंने कर लिया, बाकी जितने भी एग्जामिनेशन भूगोल से संबंधित हैं, ज्योग्राफी से, थोड़ा सा और समय लेकर आपको पहले से सूचना दे दी जाएगी। सब पर मैं एक विशेष रणनीति आपके सामने लेकर आऊँगा, और जब जब ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा। अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आप जो नंबर दिए हैं इस पर कॉल कर लें, या जो जिससे भी आप संबंधित हो, कई नंबर्स हैं, उन पर आप क्या करें, इंडिकेशन दे दें, हम आ जाएंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कहने का मतलब कहीं किसी टॉपिक में संशय हो, कहीं भी आप पढ़ते हो, ऑल इंडिया लेवल पर कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कनेक्शन हो चुका है। फिजिकल ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी, या जितने भी एस्पेक्ट हैं भूगोल के, किसी में कहीं भी कोई संशय हो, आप एक संदेश इंटरनेट या जो भी है फ़ोन के माध्यम से यहाँ भेज दें। तो मैं ये कोशिश करूँगा सैटरडे का टाइम निकाल के जितने भी बच्चों की जितनी भी इंक्वायरीज या क्वेश्चंस जो भी आ जाएंगे, उनको समेट कर 1, 2, 3 घंटे का टाइम लेकर, जितना भी टाइम लग जाए, उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। मेरा उद्देश्य निरपेक्ष रूप से ये है कि आप जहाँ भी हो इस काल में, कोरोना काल में, आपकी तैयारी अच्छी हो। जब भी संस्थाएं आपको मौका दें, आप सफल हो जाएं, चाहे नेट जेआरएफ हो, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां भी आप हो, राजस्थान, कहीं भी आप हो, आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन ज़रूरी है। जब भी संस्थाएं मौका दें कि आपके लिए एग्जामिनेशन करवा रही हैं, तो मेरे बच्चे, आप मेरे बच्चे ही हो, और मैं हमेशा बच्चों की तरह ही आपको देखता हूं। तो आपकी जो भी इंक्वायरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप छोड़ें। फिर सैटरडे को जैसे हमें टाइम मिलेगा, यहाँ से जो भी हमारे साथ सहयोगी लोग हैं, ये काम करेंगे कि इस पर काम करना है, तो इसके साथ मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और भूगोल के किसी विभाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कार्टोग्राफी हो या इकोनॉमिक हो, जो भी पार्ट्स हैं आपके, फिजिकल टू ह्यूमन ज्योग्राफी, उससे आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को रख सकते हो। ओके, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटी सी मेरी बातें हुई, एक छोटा सा प्रयास है, आपको फ़ायदे देगी, और आप इसका फ़ायदा उठा लेंगे। और एक सजेशन आपके साथ और मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी देखो आप, कोविड की सेकेंड जो उच्चावाचन है, जिसको लहर बोला गया, आ चुकी है। और ये इसलिए आई है कि हम लापरवाह हो गए, जो कि अपनी भारतीयों की आदत है कि सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो भी दिशा निर्देश जारी करते हैं उनका हम पालन नहीं करते हैं। तो एक तो आप जो मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, हाथ धुलना, आप तो करो ही करो, कभी मत करना। आप कभी मौका मिलेगा तो इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी मैं आपको समझा दूंगा कि कितना खतरनाक है। जो अफवाहें उड़ रही हैं उसको दूर करें, और कोशिश करें अपने परिवार के साथ साथ जो आस-पास में, माने जो आपके पड़ोस में लोग हैं जो ऐसा कार्य नहीं कर रहे, उनको भाई समझाओ, आप समझाओ, ये उत्तरदायित्व आप ले लो।
तो अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और जो आपके पड़ोसी हैं, जो जिनको आप जानते हैं जो ये कार्य नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं या हाथ नहीं धुल रहे हैं, उनको आप समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बस में समझाना ही है कि इस महामारी से हमें क्या करना है, निजात पाना है तो ये करना होगा। क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटी-सी क्लास एक छोटे प्रयास के तहत आपके साथ मैंने अभी शेयर की या आपसे बातें की, आपको अवश्य ही फ़ायदेमंद होगी। फिर जैसी ज़रूरत होगी फिर मैं आने वाला हूँ। धन्यवाद।